राधे स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से बाल विकास एवं बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। और इससे पहले भी मैं पिछली वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आई थी। जिन्होंने भी वो प्रश्न नहीं देखे हैं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो का लिंक देख सकते हैं। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए। आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी टेट परीक्षा जो भी होती है या फिर एलटी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास का आधार है। पहला है इसके ऑप्शन में केवल आनुवंशिकता, बी है केवल पर्यावरण, सी है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही, और डी है न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही क्या हैं, बाल विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाल विकास के जो आधार हैं वो क्या हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण। व्याख्या में देखिए, बच्चों का विकास वंशानुगत गुणों और आसपास के वातावरण दोनों से ही क्या होता है, प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त और वैज्ञानिक सोच किस अवस्था में विकसित करता है। अर्थात बच्चे में कब अमूर्त सोच और वैज्ञानिक सोच का जन्म होता है। तो इसके ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है ठोस संक्रियात्मक या फिर डी है औपचारिक संक्रियात्मक। देखिए, जो पियाजे ने बच्चे की एज बताई है संवेदी गत्यात्मक, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है 0 से 2 वर्ष तक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, ये अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच में रहती है। और तीसरी है ठोस, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक भी बोलते हैं, ये होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक, और ये होती है 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था को क्या कहा जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक, या आप इसे अमूर्त संक्रियात्मक भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है जिसमें बच्चा अमूर्त और वैज्ञानिक सोच अवस्था विकसित होती है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या होती है, 11 वर्ष के बाद की अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनात्मक, तार्किक और अमूर्त तर्क करने में क्या रहता है, सक्षम रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, इसके फोल्डिंग, इसका मीनिंग होता है सहारा देकर सिखाना या सीखना की अवधारणा किसने दी है। इसके ऑप्शन है पियाजे, वाइगोत्स्की, गार्डनर या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। देखिए, इसमें व्याख्या में वाइगोत्स्की ने निकटवर्ती विकास क्षेत्र जेड और इसके फोल्डिंग का सिद्धांत दिया है। ये दोनों ही सिद्धांत बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट देकर सिखाने पर आधारित हैं। और जब बच्चा धीरे धीरे सीखने लग जाता है तो ये जो सपोर्ट, चाहे वो टीचर देते हैं चाहे उसके साथ के दोस्त देते हैं, वो धीरे धीरे कम कर देते हैं। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि कितने संभावित घटकों से बनी हुई है। इसके ऑप्शन है 120, 150, 160 या फिर 180। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 150। देखिए व्याख्या, गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में लगभग 150 संभावित बुद्धि कारक बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, आईक्यू का सामान्य स्तर कितना होता है, ये हमें बताना है। ये है ऑप्शन ए में 50 से 70 के बीच में है, बी है 70 से 90, सी है 90 से 110 या फिर डी है 110 से 130। तो आईक्यू का जो सामान्य स्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, 90 से 110 के बीच में। अगला प्रश्न है, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में प्राकृतिक बुद्धि का अर्थ है भाषा की समझ, प्रकृति और जीव जंतुओं को समझने की क्षमता,
गणितीय क्षमता या फिर दूसरों से संवाद। तो जो प्राकृतिक बुद्धि इन्होंने बताई है उसमें है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति और जीव जंतुओं को समझने की क्षमता। अगला प्रश्न है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह की छोटी छोटी परिभाषाएं एग्जाम में आती हैं। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह परिभाषा किसकी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन करिए। टर्मन की है, वुडरो विल्सन, रॉस या फिर वुडवर्थ की है? तो जो ये परिभाषा दी है वो दी है ऑप्शन नंबर बी, वुडरो विल्सन ने। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत अनुभव और सामाजिक संवाद पर आधारित है? पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत या फिर स्किनर का सिद्धांत? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। देखिए, वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा और सामाजिक संपर्क से संज्ञानात्मक विकास होता है। इसका मतलब ये है कि छात्रों में जो भाषा का विकास होता है या वो जो व्यवहार सीखते हैं उसका उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो है सामाजिक परिस्थितियाँ, अर्थात उसके आसपास का जो सामाजिक वातावरण होता है वहीं से बच्चा अपनी जो भाषा है उसको डेवलप कर पाता है, वो समाज की बहुत सारी चीज़ों को सीख पाता है। तो इन्होंने सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक संपर्क को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर ब्रूनर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो सिद्धांत दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक ने। इसमें इन्होंने, थॉर्नडाइक ने क्या किया था, बिल्ली के पिंजरे वाले प्रयोग से यह सिद्धांत इन्होंने दिया था। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, जो थॉर्नडाइक ने ये प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किससे संबंधित है? पहला है आत्म जागरूकता से, दूसरा है दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता, सी है संख्यात्मक क्षमता या फिर डी शारीरिक गतिविधि? तो जो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है ये किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता। इसकी व्याख्या देखिए, इंटरपर्सनल बुद्धि का मतलब दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझना होता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये क्या है? इसके ऑप्शन है दूसरों को समझने की क्षमता, आत्मज्ञान व आत्मचेतना, भाषा का प्रयोग या फिर गणितीय क्षमता। देखिए, एक इंटरपर्सनल बुद्धि है और दूसरी है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में जब हम दूसरों की भावनाओं व्यवहार को समझते हैं तो उसे बोला जाता है इंटरपर्सनल, और जब व्यक्ति आत्मज्ञान और आत्मचेतना करता है तो उसे बोला जाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये जो अंतःवैयक्तिक बुद्धि है वो ऑप्शन नंबर बी, आत्मज्ञान और आत्मचेतना से संबंधित है। व्याख्या में देखिए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में यह अपनी भावनाओं और विचारों को पहचानने व समझने की क्षमता है। जब बच्चा खुद अपनी भावनाओं और विचारों को पहचानता है, समझता है, तो ऐसी बुद्धि को क्या बोला जाता है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, बच्चे के सीखने की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है? पहला है रटकर याद करना, क्रियात्मक अनुभव, केवल पढ़ना, केवल सुनना? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक अनुभव, लर्निंग बाय डूइंग। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से, भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या फिर वैयक्तिक विकास से? तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है वो है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक विकास से संबंधित। और इन्होंने इसके 3 स्तर बताए हैं, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और तीसरा है पोस्ट कॉन्वेंशनल। अगला प्रश्न देखिए,
अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव और स्किनर, पियाजे और वाइगोत्स्की, बिनेट और गार्डनर या फिर थॉर्नडाइक और कोहलबर्ग ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पावलोव और स्किनर ने दोनों ने ही कंडीशनिंग सिद्धांत ये दिया हुआ है, कंडीशनल थ्योरी इन्होंने दी है। पावलोव ने क्या दिया है? क्लासिकल कंडीशनिंग, और स्किनर ने जो दिया है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और दोनों ही से संबंधित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न है, CTET परीक्षा में बाल विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शन है केवल अंकों के लिए, बी है बच्चों को समझकर उचित शिक्षण पद्धति चुनने के लिए, सी है रटने के लिए, या फिर डी केवल सिलेबस पूरा करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को समझकर उचित शिक्षण पद्धति चुनने के लिए। इसकी व्याख्या है, देखिए, बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को बच्चों की क्षमताएं, कठिनाइयां और सीखने की शैली समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? अचानक होने वाली, निरंतर और क्रमिक, असंबद्ध, केवल शारीरिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरंतर और क्रमिक। विकास अचानक नहीं होता, बल्कि कैसे होता है? धीरे धीरे और क्रमबद्ध रूप से होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सभी पहलू शामिल रहते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित करता है? देखिए, एग्जाम में पियाजे से संबंधित बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, तो आप पियाजे की थ्योरी को ज़रूर एक बार पढ़िएगा। इसके ऑप्शन हैं संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। अभी मैंने आपको इनकी एज बताई थी, 0 से 2 है ये संवेदी, गामक अवस्था भी बोलते हैं इसको। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 में है। ठोस जो मूर्त संक्रियात्मक भी बोला जाता है इसे, 7 से 11। और औपचारिक जो है इसे अमूर्त भी बोला जाता है, 11 वर्ष से ऊपर। तो इसका जो सही आंसर है, जब बच्चा क्या होता है, संरक्षण की समझ प्राप्त कर लेता है, वो करता है ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक, या फिर इसे मूर्त संक्रियात्मक भी बोलते हैं। ये 7 से 11 वर्ष के बीच के बच्चों की ये अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि आकार रूप बदलने पर भी वस्तु की मात्रा वही रहती है। अगला प्रश्न है, मानव बुद्धि को अनुकूलन क्षमता किसने माना? इसके ऑप्शन है पियाजे, बिनेट, गार्डनर या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिने ने क्या माना है? बुद्धि को नई परिस्थितियों में स्वयं को ढालने की क्षमता बताया है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से, बी है पावलोव, कुत्ते का प्रयोग इन्होंने इसमें किया था, सी है थॉर्नडाइक, प्रयास और भूल का सिद्धांत, डी है गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत। तो शास्त्रीय अनुबंधन जो था ये था ऑप्शन नंबर बी, पावलोव ने कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था। पावलोव ने भोजन और घंटी के प्रयोग से क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, सीखने की वह अवस्था जिसमें बच्चा ट्रायल एंड एरर से सीखता है, वो कौन सी है? पहला है अनुबंधन, बी है प्रयास और भूल, सी है संज्ञानात्मक अधिगम और डी है अवलोकन अधिगम। तो ट्रायल एंड एरर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयास और भूल का सिद्धांत। बार बार जब बच्चा प्रयास करता है और फिर गलतियां करके क्या करता है, सही उत्तर खोजता है, इस सिद्धांत में ये बताया गया है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत विकास सिद्धांत में सर्वोच्च स्तर कौन सा है? दंड और आज्ञा पालन, सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या फिर अच्छा बच्चा होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस स्तर पर व्यक्ति न्याय, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखता है। इसमें बच्चा सारी नैतिकता, न्याय और मानवीय मूल्य उनको ग्रहण करता है।
अच्छी बातें सीखता है वो, इसीलिए इसे सर्वोच्च स्तर कहा गया है। अगला है, बच्चे का सीखना सामाजिक संवाद पर आधारित है। यह कथन किसका है? पियाजे, वाइगोत्स्की, गार्डनर या फिर बिनेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। सामाजिक जो संपर्क है, सामाजिक परिस्थितियां हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने एक तरह से बच्चे के विकास के लिए इसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है वाइगोत्स्की ने। सामाजिक जो परिस्थितियां होती हैं, उनका यही कहना था कि बच्चा जो भी सीखता है, बच्चे का जो भाषागत विकास होता है, वो समाज के ही संपर्क में आ सकता है, आके हो सकता है। और उन्होंने जिस तरह से पियाजे ने एज पर बांटा है, बच्चे के जो भी विकास का जो एज है उसे बांटा है, लेकिन वाइगोत्स्की ने एज पर बात नहीं की है। उन्होंने केवल सामाजिक परिस्थितियों, इस पर ज़्यादा बल दिया हुआ है। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा की सीखना भाषा और सामाजिक संवाद से होता है। अगला प्रश्न है, केली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया है? 5 खंडों में, 9 खंडों में, 4 खंडों में या 10 खंडों में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 खंडों में केली ने बुद्धि को बांटा हुआ है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में बहुबुद्धि सिद्धांत का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शन हैं, सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है, बी है अलग अलग बच्चों में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, सी है बच्चों को केवल अंक परखने होते हैं, और डी है बच्चों को रटवाना आसान होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं? बुद्धि होती है, जिससे उनकी क्या होती है? अलग अलग क्षमताएं होती है, इसीलिए ये बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। गार्डनर के अनुसार हर बच्चे की क्या होती है? अपनी विशिष्ट बुद्धि होती है, इसलिए शिक्षक को अलग अलग क्षमताओं के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, और आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट (ZPD) का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, गार्डनर, वाइगोत्स्की या फिर स्किनर। तो ये जो सिद्धांत दिया है ये दिया है ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की ने। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपके लिए आगे भी इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।